बीजेपी के तमाम नेता समझते हैं कि भारत राष्ट्र का उदय 2014 में हुआ था और 2014 के बाद भारत में तो जो कुछ हुआ है वही हुआ है। 2014 के पहले भारत में कुछ भी नहीं हुआ था, ये लगता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच देख रहे हैं। यह उनकी एक अच्छी पीआर एक्सरसाइज है, लेकिन वे चाहते हैं कि सारे लोग यही बात ना करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ क्रिकेट मैच देख रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी पर और विपक्ष के नेताओं पर हमले होते रहें, वरना किरण रिजिजू को जो बात उन्होंने आज ट्वीट में कही उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल राहुल गांधी ने भारत में और विदेश में जो भी कहा है वो एक ही बात है, कोई बात उन्होंने अलग नहीं कही। लेकिन अगर किरण रिजिजू ये चाहते हैं या नरेंद्र मोदी या अमित मालवीय चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर अमेरिका या ब्रिटेन या सिंगापुर या बहरीन या यूके या कैम्ब्रिज में जाकर कहें कि हमारे देश में बहुत अच्छी तरक्की हुई है और देश बहुत तरक्की कर रहा है, तो ये उनकी अपेक्षा होगी और ये अपेक्षा वही जाने। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, तो बीबीसी पर हुए छापेमारी को लोग जानते हैं कि कैसे मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो अर्थ समझ चुके हैं। अगर राहुल गांधी ने यह कहा कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, उसका अर्थ लोग समझ चुके हैं। इंटरनेट की दुनिया है, सब लोग जानते हैं कि किस तरह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों को, संसद में दिए गए भाषणों को सदन की कार्रवाई से दिया गया। अगर राहुल गांधी ने कहा कि डराया धमकाया जा रहा है, तो क्या ये बात सही नहीं है? तो बीजेपी को लगता है कि ये सारी बातें बचाने का एक ही तरीका है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र से जोड़ दो। भारत का लोकतंत्र अलग चीज है और नरेंद्र मोदी की सरकार अलग चीज है। नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे लोकतंत्र का एक छोटा हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो भारत का लोकतंत्र नहीं है, ये बात सब जानते हैं। तो हास्यास्पद बात है ये। एक और बात लेकिन लगी, जिस तरह से किरण रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, अरे भाई आपके हाथ में कानून है, आप देश के कानून मंत्री हैं। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य कर रहा है या भारत की छवि को धूमिल कर रहा है, तो हमारे देश के कानून पर्याप्त है। और मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी नागरिक विदेशी धरती पर जाकर भारत के बारे में कोई ऐसी बात कहेगा कि हमारे लोकतंत्र की छवि धूमिल हो। लेकिन यहां जब बात होती है कि मोदी ही भारत है और भारत ही मोदी है, जिस तरह इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा वाली बात थी, तो वहां लोगों ने सबक सिखा दिया कि इंदिरा इंडिया नहीं थी। और उसी तरह अब लोग ये बात जान चुके कि मोदी भारत नहीं है। मोदी मोदी की भीड़ लगाने वाले, भीड़ लगा ली जाए, लोगों को चंदा देकर, पैसे देकर बुला लिया जाए भीड़ में, तो उसका मतलब यह नहीं है कि लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की एक बात बहुत दिलचस्प है, उन्होंने देख लिया कि जिस क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 1 लाख लोग मौजूद हैं, वहां जाने का मौका छोड़ना बहुत अच्छा है। मौका नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि वहां जाने पर फायदा ये हुआ बिना पैसे खर्च किए बहुत सारे लोगों से रूबरू हुए और मीडिया कवरेज हुआ। तो जो मीडिया कवरेज राहुल गांधी को दुनिया भर में मिल रहा है, बीजेपी इससे भी बौखलाई हुई है। बीजेपी को लगता है कि ऐसा होना बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल संसद में वर्तमान हो रही है, राहुल गांधी ने अगर आरएसएस के बारे में कुछ बोला है तो लोग जानते हैं कि उसका मायने क्या है। और जिस तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है, पूरी दुनिया उस इशारे को समझती है। इसीलिए बीजेपी के आईटी सेल में ज्यादा बौखलाहट है। और एक एक करके जी पहले रविशंकर प्रसाद आते हैं, फिर हरिवंश से कहलवाया जाता है, अब किरण रिजिजू आते हैं और हर बात में कोई ना कोई उसी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो ये बीजेपी की बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक नाम और है अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी की छवि जिस तरह से देश में बदली है और लोगों ने उनके प्रति विश्वास जताया है, इससे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों में थोड़ी दहशत जैसी है। इसीलिए राहुल गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। और यहाँ जो हमलावर है वो अलग अलग बहरूपिया की पोशाक पहनकर आते हैं। कभी वो आईटी सेल के रूप में, कभी मंत्री के रूप में, कभी महिला नेत्री के रूप में, कहीं सांसद के रूप में। और राहुल गांधी पर इस तरह के हमले लगातार करते हैं
ताकि लोगों को पता न चले। इसके पीछे एक और कारण है, वो ये है कि देश के जो मास मीडिया कहा जाता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल और अखबारों में, उन समूहों में मोदी जी की के मित्रों की मिल्कियत है, तो वहां कभी भी राहुल गांधी के पक्ष को नहीं रखा जाता और इस तरह के बयानों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी को देश के लोग ये समझते हैं लेकिन विदेश के लोग नहीं समझते। आप जरा कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री या वर्तमान पदाधिकारी कभी इस देश के एक नेता के बारे में, जिससे एक नेता को लोग फेकू कहते हैं, उस नेता के बारे में कभी उन्होंने कोई ऐसे ट्वीट किए या विदेश के बारे में ऐसे ट्वीट किए? तो ये भाषा, जब ये हिटलर के प्रचार मंत्री की भाषा है कि अपने जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारा विरोधी है वो जोकर है, जो हमारे साथ नहीं है वो देशद्रोही है, जो हमारे साथ नहीं है वो योग्य है ही नहीं, और इस देश को चलाने की क्षमता केवल और केवल सत्तारूढ़ पार्टी के पास में है। इस बात को वो आम लोगों में स्थापित करना चाहते हैं, यही उनकी कोशिश है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत के और मध्य भारत के पूरी हिंदी पट्टी में जिस तरह की भावनाएं बलवती हो रही, उससे बीजेपी को 2024 का खतरा साफ नजर आ रहा है और अब वो दक्षिण की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है कि हमारी सीटें वहां कुछ बढ़ जाए तो जरा राहत मिले, हम बैलेंस बना ले, किसी तरह सत्ता में 2024 में हम आ सके। तो बेचैनी इस बात को लेकर कि जो जनाधार हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में खिसकता जा रहा है, उसको देखते हुए बेचैनी बहुत ज्यादा है कि क्या होगा। इसीलिए टारगेट किए जा रहे कि उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 80 सीटें लाएंगे, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें लाएंगे। इस तरह की कल्पनाएं अभी सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है। तो बेचैनी का कारण यह है कि जनाधार खिसक रहा है, विपक्ष एक हो रहा है और विपक्ष के सामूहिक नेतृत्व के रूप में राहुल गांधी के अलावा और कोई नाम सामने नहीं है। एक और बात है कि इस देश में भले ही ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो और भी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, लेकिन राहुल गांधी की वैश्विक छवि है कांग्रेस के नेता के रूप में, भारत के एक विपक्ष के नेता के रूप में। भारत में तो लोकप्रिय हैं ही, पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाइए तो लोग राहुल गांधी को जानते हैं, नवीन पटनायक को नहीं जानते, ममता बनर्जी को नहीं जानते या और दूसरे राज्यों के नेताओं को नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये लोकप्रियता और ये छवि, इस छवि का डर लग रहा है सत्तारूढ़ पार्टी को कि ये छवि अगर बनती गई इसी तरह तो क्या होगा। तो सबसे पहले उस छवि का भंजन करने की कोशिश हो रही है, उनके बारे में अपशब्द बोलकर और उनका उपहास करके, जो कि एक हिटलर के प्रचार मंत्री, मैंने कहा हिटलर के प्रचार मंत्री का तरीका था ये। तो उसी तरीके पे हम पूरे देश की राजनीति को चलते हुए देख रहे हैं कि देश में क्या हो। हिटलर जैसे हॉकी के ओलंपिक मैच देखा करता था, जिस तरह उसने भारतीय खिलाड़ियों को की हौसला अफजाई की थी, जिस तरह उसने मेजर ध्यानचंद को के सामने ऑफर रखे थे, तो इसी तरह की बातें यहां हो रही है। दूसरी बात यह कि अब तो हमें 50 साल की योजना बनानी है। 50 साल की योजना इसलिए बनानी है कि 50 साल के लिए हमने ठेके पे दे दिए हैं कई बंदरगाह, 50 साल के लिए कई एयरपोर्ट हमने ठेके पे दे दिए हैं। हमारी खुद की जिंदगी, हमारी खुद की सत्ता 5 साल की है, लेकिन हम देश को बेच रहे हैं 50 साल के लिए, 50 साल के लीज पर दे रहे हैं ताकि वो उनके मित्र कमाते रहें, खाते रहें और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए पैसा मुहैया कराते रहें। नोटबंदी की बात होती है तो कभी ये बात नहीं होती कि गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिनके प्रमुख एक बीजेपी नेता है, उन सोसाइटियों का क्या रुख रहा, उनकी कभी जांच नहीं होती। और एक एमएलए के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद मिलते हैं तो उसकी जांच नहीं होती, लेकिन एक पत्रकार के पास 5,000 रुपए मिलते हैं तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये इससे बड़ा मजाक इस देश में लोकतंत्र का और सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग के इससे बड़े मामले और क्या होंगे। मुझे लगता है कि इस दौर में 1975 की सरकारों के नुमाइंदे भी अगर जानेंगे तो शर्माएंगे। वो इमरजेंसी के में भी लोगों के साथ इस तरह की खौफ
इस तरह का खौफ पैदा करने की कोशिश नहीं की गई होगी। राजीव जी जी।